अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आफ्टर 30 days आई एम बैक। The reason is because of this month of Ramadan, we have so many steps to accomplish. That's why I could not continue your series. तो चलिए जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लस अगर एंड तक आप वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लास क्या है, एज यू ऑलरेडी नो, इट इज़ द क्लास for BG 6th semester students and the subject is education. Education में J1, J2, J3 papers जो है, इसमें J1 पेपर है that is guidance and counseling, and within 2-3 days we are going to complete this very paper, and after that मैं दूसरा psychology का पेपर उठाने जा रहा हूँ। तो 6 पेपर्स मुझे कंप्लीट करा के देने हैं और इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में है, तब तक हमारा सिलेबस जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चले बेटा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी डिस्कस की थी, उसका खाली इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको बताया। तो उसी के की अजम्पशंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, कल क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। या उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टर को लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी टेनेंट्स और देयर आर सो मेनी अजम्पशंस ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। अगर आप चाहते हो उसको डिटेल में पढ़ना, इसके रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल साइकोसेक्चुअल स्टेजेस, जो 5 स्टेजेस है वो मैंने अच्छे से कवर करके दिए हैं। या टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट या डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, जिसमें हम कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और डायनेमिक पर्सनैलिटी में जिसमें हम इद, ईगो एंड सुपर ईगो को कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर दिया है, वो जाके ढूंढ लो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट, आपके सारे वीडियोस निकल के आएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा इस वीडियो को आगे ले जाते हैं, इस लेक्चर को आगे ले जाते हैं। यहां पे मैंने, अगर आप लास्ट वीडियो इसका देखोगे ना, लास्ट लेक्चर जो इनफैक्ट मैंने दिया था, तो वहां पे मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग इज ऑल अबाउट, राइट। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि इट इज रिलेटेड विद द पास्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, दैट्स नंबर 1, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी रिप्रेस्ड थॉट्स वगैरह है, दे आर इनका रिजर्वायर जो है दैट इज अनकॉन्शियस पार्ट, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और बेसिकली ये इसका जो मेजर थ्रस्ट है ना बेटा, मेजर थ्रस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर है कि किस तरह एक बच्चा डेवलप होता है व्हेन ही पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम साइकोसेक्चुअल थ्योरी कहते हैं, कि हाउ अ चाइल्ड जो ट्रांजिट कैसे करता है ना, ट्रांजिशन कैसे करता है व्हेन ही पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां पे हमें इसका पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, सिंपली की अजम्पशंस पे हम फोकस करेंगे। वो की अजम्पशंस क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। ओके माय डियर, तो यहां पे आप देखो की अजम्पशंस में बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, कि अनकॉन्शियस पार्ट, अगर हम पर्सनैलिटी एज पर द सिगमंड फ्राइड की बात करेंगे, वो अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी को ज्यादातर इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी देखेंगे, ही हैज डिवाइडेड दिस इनटू 3 टाइप्स। वन इज कॉन्शियस पार्ट, अनकॉन्शियस पार्ट इज द लास्ट, एंड द मिडिल वन दैट्स प्री कॉन्शियस। इसको आप फोर कॉन्शियस भी कह सकते हो, इसको आप प्री कॉन्शियस भी कह सकते हो, ठीक है बेटा। तो की अजम्पशंस क्या है आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, नंबर फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, it is unconscious mind. Yes, the unconscious mind influences behavior. The first very important key assumption of psychoanalytical theory is it is the unconscious mind influences behavior. What does that mean? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, अकॉर्डिंग टू, अगर हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में हम काउंसलिंग तो देते हैं, लेकिन हम ओवर्ट बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करते हैं। वहां पे अनकॉन्शियस जैसी चीजें नहीं आती है। ये जो अनकॉन्शियस जैसी चीजें आती है ना, हमेशा याद रखो, अनकॉन्शियस की बात कौन कर रहा है? अनकॉन्शियस की बात सिगमंड फ्राइड कर रहा है साइको एनालिटिकल थ्योरी में।
समझ आ गया? तो यहां पे ह्यूमन बिहेवियर इज लार्जली ड्राइवन बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड कहता है कि अगर आपको किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जानना चाहते हो, इफ यू वांट टू रियली नो द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, गो डीप इनटू द अनकॉन्शियस। जब तक आप इस अनकॉन्शियस को रिवील नहीं करोगे, तब तक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द वंस पर्सनैलिटी। यू गॉट माई पॉइंट? जस्ट अ सेकेंड माय डियर। Yes. So the first point is clear, my dear. The unconscious mind influences behavior. तो आपको अगर माइंड, मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये सीपीयू की बात कर रहा है। सीपीयू यानी इंसान के माइंड में 3 हिस्से हैं। कॉन्शियस पार्ट, इस वक्त आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट, राइट? प्री कॉन्शियस, कल जाके ये आपके प्री कॉन्शियस में चला जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, और धीरे 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 रिप्रेस हो जाएगा। कहां से कहां पे? अनकॉन्शियस पे। तो अभी तक अगर आपकी उम्र 18 साल है, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, ये 20 ईयर्स के आपके मोटिव्स, आपके डिजायर्स, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आखिर जाते कहां हैं? ये जाते हैं आपके अनकॉन्शियस पे। एंड दैट इज व्हाई अनकॉन्शियस पार्ट इज very much important so far as the personality is concerned. तो यहां पे the unconscious mind it influences behavior. I hope बेटा आपको समझ आ गया। समझ आ गया? तो बचपन से लेकर जवानी तक, अभी तक आपके साथ क्या हुआ, आपके डिजायर्स, आपके मोटिव्स, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, वो जाते कहां हैं? हां, आप लड़ते हो लेकिन आप उसको पीछे धकेल देते हो। पीछे धकेलने का मतलब है आप इनको अनकॉन्शियस पार्ट में डालते हो, यानी एज इफ कि अब आपको कोई पता नहीं है, लेकिन ये आपके पर्सनैलिटी के अंदर ही होते हैं। लेकिन कहां पे होते हैं? ये आपके अनकॉन्शियस पार्ट में होते हैं। इस वक्त मैं आपके कॉन्शियस दिमाग में हूं, कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड, और कल जाके फिर आफ्टर डेज आफ्टर डेज आफ्टर डेज ये कहां चला जाएगा? प्री कॉन्शियस में। एंड एक वक्त आएगा जब मेरी सारी जो भी मेमोरीज है, जो सारे मेरे आपके साथ इंटरेक्शंस है, वो आपके अनकॉन्शियस पार्ट में चले जाएंगे। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कोई आपको मेरे बारे में बात करेगा तो आप सोचोगे सोचोगे सोचोगे, तो आप इसको निकाल रहे हो, है ना? कहां से? आपके अनकॉन्शियस पार्ट से। समझ आ गया? तो इसका मतलब है सिगमंड फ्राइड कहता है कि अनकॉन्शियस जो है माइंड का, वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। बात सिंपल। ओके, नंबर नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप पर्सनैलिटी। अगर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखो बेटा, देयर इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन। जब ये बच्चा धीरे धीरे बढ़ जाता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, एक स्टेज, जितने भी स्टेज से गुजरता है ना, हर एक स्टेज इसके लिए ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और उस पीरियड को उसको पूरी तरह से ग्रेटिफाई करना होता है। अगर ये पूरी तरह से इसको ग्रेटिफाई नहीं करेगा ना, तो ये चीज उसके दिमाग में रहेगी और जवानी में ये उभर के आएगी। तो इसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप पर्सनैलिटी। अगर आप PSTD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बचपन में कोई ऐसा एपिसोड बच्चे के साथ हुआ है, वो स्टिल उसके अनकॉन्शियस पार्ट में है, तो जवानी में ऐसा ही कोई सिचुएशन अगर आएगा, तो वो जो बचपन में उसके साथ हुआ है ना, वो फिर से वो रिवील हो जाएगा जवानी में। सो इसका मतलब है जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, यस, दे शेप द पर्सनैलिटी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये जो लैडर टाइप पर्सनैलिटी बता रहा है ना सिगमंड फ्राइड, हर एक स्टेज को, बच्चे के स्टेज को पूरी तरह से डेवलप करना चाहिए। अगर ये अंडर डेवलप रहा ना, तो बाद में इसके रिपरकशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सो बेटर इज, अगर आपको पर्सनैलिटी शेप करानी है ना, तो बचपन से ही इसकी पर्सनैलिटी को शेप किया जाए। दैट्स इट। सो early life experiences, particularly relationships with caregivers. Father-mother relationship is very much important. I always tell you 3 things: time, love, and care. If parents have time, parents love, parents give care, that's very much important. These 3 things will relate child with the parents. अगर ये सारी चीजें नहीं होगी ना बच्चे में, बचपन में पेरेंट्स के पास ये 3 चीजें नहीं है, ना लव, न केयर, न टाइम, तो इसका इन्फ्लुएंस आगे जाके बच्चे को देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट सिगमंड फ्राइड वांट्स टू टेल अस, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप पर्सनैलिटी।
early life experiences, particularly relationship with caregivers, play a significant role in the personality development and future behavior. I hope that this is very much clear to you. Okay? Number next is psychic determinism. Very, very important. आपके तमाम थॉट्स, आपके तमाम इमोशंस एंड एक्शंस, ये डिटरमाइन होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, पर्टिकुलरली दो स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस. आपके इमोशंस दे प्ले वेरी मच. आई विल सिंपल गिव एग्जांपल. बच्चे को क्या पता है एंगर का मतलब क्या है? बच्चा सीखता है अपने सराउंडिंग में, जितने भी उसके केयर गिवर्स है वो सीखता है. बचपन से ही अगर इसको गुस्से की लत लगेगी ना, तो जवानी में ये फिर मतलब ये नहीं जाती है इसके अंदर. तो इसका मतलब है ये साइकिक डिटरमिनिज्म इन पर्सनैलिटी कौन डिटरमाइन करता है? इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली दो स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस. ये उसके अनकॉन्शियस थॉट में होते हैं, अनकॉन्शियस पार्ट में होते हैं. तो तमाम उसके थॉट्स, तमाम उसके एक्शंस एंड इमोशंस ये डिटरमाइन होते हैं बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली दोज इन स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस. क्योंकि अनकॉन्शियस पार्ट, मैंने अभी आपको कहा, इट इज द रिजर्वायर ऑफ every desire, every motives and conflicts. It is the graveyard of your memories, unconscious part, right? Okay, number next is structure of personality. अगर हम structure of personality की बात करेंगे, इसके रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको अलग से बता रहा हूँ. जो structure of personality है, structure of personality बेसिकली इसमें दो चीजें हैं, दो अप्रोचेस हैं. One is topographical approach, another is Meidner dynamic approach. Topographical approach is related with the geography of the mind, यानी how mind looks like. और ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो सिगमंड फ्राइड है ना, इसने माइंड को रिलेट किया था किसके साथ? विद एन आइसबर्ग, जो अभी मैंने आपके साथ बात की थी. इसने रिलेट किया इसको, माइंड को, किसके साथ? आइसबर्ग. ये कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके एंट्रेंस में. सो दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है बेटा. आज क्या हो गया इसको यार? हाँ, तो सिगमंड फ्राइड ने दो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में को डिस्कस करने के लिए दो अप्रोचेस बताए. वन इज टोपोग्राफिकल अप्रोच, अनदर इज डायनेमिक अप्रोच. जो टोपोग्राफिकल अप्रोच है, इसमें अभी मैंने कहा कि माइंड इज कैरेक्टराइज्ड और डिवाइडेड इनटू थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स: कॉन्शियस पार्ट, प्री कॉन्शियस पार्ट एंड अनकॉन्शियस पार्ट. दैट्स इंपॉर्टेंट. अनदर अप्रोच जो है दैट इज डायनेमिक अप्रोच, के इंसान के अंदर तीन नफ्स होते हैं. एक शैतानिक नफ्स, इंसानियत का और खुदाबंदी का. जो मैंने आपको कहा कि गॉड, जो मैंने कहा कि एनिमल इन मैन, मैन इन मैन, गॉड इन मैन, दैट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी. तो कल ये क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क का, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एज पर सिगमंड फ्राइड. तो आपको लिखना है कि एज पर सिगमंड फ्राइड, स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी इज categorized into two approaches. One approach is topographical approach, another is dynamic approach. अगर हम टोपोग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे तो ये ज्योग्राफी ऑफ माइंड की बात कर रहा है, यानी हाउ इट लुक्स लाइक. इट हैज रिलेटेड इट विद एन आइसबर्ग. इसने इसको आइसबर्ग के साथ मुशाबत किया है माइंड को, कि जिस तरह का आइसबर्ग होता है, जब हम दूर से देखते हैं हमें खाली टिप नजर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसके करीब जाते हैं ना, हमें बहुत बड़ा एक पत्थर जैसा देखने को मिल रहा है. लेकिन व्हेन यू गो डीप इनटू दैट, तो आपको इतना मतलब यू नेवर इमेजिन कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो आपको पता ही नहीं है. सो दिस इज व्हाट हाउ सिगमंड फ्राइड हैज रिलेटेड ह्यूमन माइंड विद एन आइसबर्ग. दैट इज टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट. लेकिन जब हम डायनेमिक एस्पेक्ट की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, डायनेमिक एस्पेक्ट में तीन चीजें: इद, ईगो, सुपर ईगो. जो भी आप गलत काम, कोई आपसे गलत काम हो रहा है, उसको खाली प्लेजर चाहिए, चाहे वो राइट काइंड ऑफ प्लेजर होगा या रॉन्ग काइंड ऑफ प्लेजर होगा, इसके लिए कोई माने नहीं रखता है. यानी जो हम शैतानिक एक्टिविटीज करते हैं, सोसाइटी का उनका अप्रूवल नहीं होता है, बट फिर भी हम कर रहे हैं.
दैट इज एक्चुअली id in you. It is animal in man. It is unconscious, को पता नहीं है. Obeys no laws and no rules, my dear. You got my point? And it works on the principle of pleasure. बच्चा जब जिद करता है ना, पापा को बोलता है मुझे चॉकलेट दो, पापा बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है. बच्चा क्या मानेगा, पैसे नहीं है तो मैं चुप करूंगा. वो कहता है भाई नहीं चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज मैं कुछ भी कर सकता हूं. आई कैन डिस्ट्रॉय यू बिकॉज आई डिजर्व इट. ये मेरी डिमांड है. तो आपके अंदर भी एक ऐसा ही नफ्स होता है. बच्चा जैसे जिद करता है ना, उसी तरह हमारे अंदर एक नफ्स होता है जो हमें गलत चीज करने के लिए मजबूर कर देता है. दैट इज इट. यू गॉट माई पॉइंट माई डियर. सो आप बाजार से जा रहे हो तो आपको लगा कि दुकान पे कोई शॉप पे कोई इंसान नहीं बैठा है, तो आप चोरी करोगे. चोरी करने से आपके पास पोजीशन तो आती है, आपको मजा आता है कि मेरे पास ये है ना. तो लेकिन क्या है, सही है कि गलत है? गलत है. लेकिन आपने कैसे किया? आपको खाली प्लेजर चाहिए, चाहे वो प्लेजर आपको अच्छे तरीके से मिल रहा है या गलत तरीके से मिल रहा है, आपको प्लेजर से मतलब है. सो दिस इज id. I demand, I deserve, I destroy. अगर id आप पे हावी हो गया, आपने शैतानिक एक्टिविटी किया विद द रिजल्ट आपकी पर्सनैलिटी कहां पे होगी? Shattered. So that is destruction. And it is purely unconscious, my dear. On the other hand, there is ego. Ego is man in man. ये आपको रोकता है, भाई नहीं, जो आप चोरी करते हो ये गलत है, सही नहीं है, आपको ये रियलिटी बता रहा है. ये आपकी डिमांड्स तब फुलफिल करेगा जब ये रियल होंगे. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी. इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, वो जाके आप देख सकते हो बेटा डिटेल में, लेकिन यहां पे मैं इसको थोड़ा बहुत ही बता रहा हूं. तो प्लेजर प्रिंसिपल पे कौन काम कर रहा है? ये देखो जी, ये id कर रहा है. रिप्रेजेंट्स इनेट डिजायर्स एंड इंपल्सेस. प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है. इसको लॉ के बारे में पता नहीं है. ओबेज नो लॉस, नो रूल्स. इट इज एनिमल इन मैन. इट इज एनिमल इन मैन. एंड नेक्स्ट इज ईगो. ये बैलेंस करता है डिमांड्स ऑफ द id एंड रियलिटी को. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी. अंदर से आवाज आती है मैं चोरी करूं, लेकिन अंदर से और एक आवाज आ रही है भाई रोक, चोरी करना गलत है, दिस इज नॉट रियल. ये आपको रोक रहा है. ईगो, मैन इन मैन. ओके. एंड अनदर इज सुपर ईगो. रिप्रेजेंट्स मॉरल वैल्यूज एंड सोसाइटल नॉर्म्स. आपको एहसास दिलाता है अगर आपने चोरी की तो लोग क्या कहेंगे, आप मॉरली डिग्रेड हो जाओगे, इसलिए बेटर इज आप चोरी ना करो. तो आपके अंदर ईगो के बाद आपको और एक ईगो आइडल नजर आ रहा है, दैट इज सुपर ईगो. अब सुपर ईगो कहां पे होना चाहिए? सुपर ईगो यहां पे होना चाहिए, और id जो हमारे पैरों के नीचे आना चाहिए. इसका क्या मतलब है? वी नीड टू कंट्रोल आवर इंपल्सेस. बायोलॉजिकल जो भी हमारे बहुत सारे ऐसे चीजें हमारे जहन में आती है जो इलॉजिकल है, जो हमारे सोसाइटी में जिनका अप्रूवल नहीं मिल रहा है. आई होप बेटा यू आर वेरी मच गेटिंग माई पॉइंट. तो id का जो पोजीशन है वो नीचे है, ईगो का जो पोजीशन है वो बीच में आना चाहिए, और सुपर ईगो टॉप में. अभी जो बीच वाला मामला है ना, ईगो बहुत बड़ा काम कर रहा है. इसको एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी कहते हैं, क्योंकि ये id के डिमांड्स को भी फुलफिल करेगा और सुपर ईगो के भी डिमांड्स को भी फुलफिल करेगा. सबसे ज्यादा प्रेशर पर्सनैलिटी पे किस पार्ट में आएगा? इट इज ईगो. सो दैट इज वाई ईगो अपने आप को बचाने के लिए शील्ड करता है, और जिस शील्डिंग प्रोसेस को हम कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको दिमाग में रखना है. तो अब आपको समझ आ गया कि id का मतलब, ईगो का मतलब है, सुपर ईगो का मतलब क्या है. id का मतलब है इट इज एनिमल इन मैन, इट इज मैन इन मैन, इट इज गॉड इन मैन, माय डियर. गॉट माय पॉइंट. और सुपर ईगो बैलेंसिंग का काम करता है. सुपर ईगो और id के डिमांड्स को ये फुलफिल करता है. तो सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ता है? ईगो को. तो ईगो को बचाना है ना हमें, तो ईगो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है? ये डिफेंस कर रहा है, और डिफेंस मैकेनिज्म ईगो को प्रोटेक्ट करता है. समझ आई बात? तो इंडिविजुअल्स यूज डिफेंस मैकेनिज्म्स, फॉर एग्जांपल रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, टू मैनेज एंजाइटी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट.
तो अगर ये डिटेल में आपको पढ़ना होता है ना तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आप ये की असम्पशंस में लिख सकते हो कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट्स द ईगो एंड ईगो इज द वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। ठीक बात है ना? तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? वेरी नाइस। तो चलिए अनदर पॉइंट, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैंने यहां पे स्टॉप इसलिए किया क्योंकि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को हमने डिटेल में पढ़ना है। नो डाउट मैंने यहां पे खाली नाम लिखा है, लेकिन इनको डिटेल में बच्चा मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए दीजिए अपने शाहिद सर को इजाजत। और अगर आप चैनल पे फिर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस 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 share is very much important. As you know, sharing is caring. Anyways, thank you. May Allah bless you and keep always learning.